ठीक है भैया। तो हमने पढ़ा था भैया थर्मल कंडक्शन, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। हमारे पास तीन मोड थे, एक था कंडक्शन, दूसरा था कन्वेक्शन, तीसरा था रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है कि भैया जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल उस हीट को लेकर के क्या करता है, वाइब्रेट करता है। क्या करता है? और वाइब्रेट करता हुआ दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो अपनी एनर्जी कुछ इसको देता है। अब ये भी वाइब्रेट करेगा और ये क्या करेगा, अगले मॉलिक्यूल से टकराएगा तो अपनी कुछ एनर्जी क्या होगा, इसको दे देगा। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी वे में एनर्जी क्या होती है, आपकी आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन आपको बता दूं, एनर्जी का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता है, कम होता रहता है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, यहाँ पर कम होगी, है ना। H1 यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, समझ गए ना। तो धीरे धीरे हीट क्या होती है, दूसरे एंड पर पहुंच जाती है। समझ गए भैया? इस मोड को हम क्या कहते हैं भैया, कंडक्शन। ठीक है भैया, अभी कंडक्शन देखिए, बहुत अच्छा है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, देखिए ज्यादा नहीं आज, ठीक है। लिखा व्हेन वन एंड ऑफ द कंडक्टर, भाई प्लीज बोलिए मत। जब एक एंड कंडक्टर का क्या होता है, हीट किया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं भैया, जो हॉट वाला एंड होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड। अब देखा, ग्रेटर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि पहले भी वो वाइब्रेट कर रहे थे लेकिन वो कम कर रहे थे, स्मॉल एम्पलीट्यूड। लेकिन जैसे हीट मिलती है तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। ये जो ये है ना, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये हीट मिलने पर, एनर्जी मिलने पर इनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ेगा तो दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, टकरा जाएंगे। अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट क्या करेंगे, अगले वाले मॉलिक्यूल को दे देंगे। अब इसके पास भी एनर्जी आ गई, ये भी क्या करेगा, वाइब्रेट करना चालू करेगा, और ये अगले, समझ गए। तो इसे कंडक्शन मोड कहते हैं। ठीक है, सो दे हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास हीट ज्यादा होती है उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। एज दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, क्या करते हैं, नेबरिंग मॉलिक्यूल से कोलाइड कर देते हैं। ठीक है, लेसर काइनेटिक एनर्जी, जब उससे टकराएंगे, ठीक है भैया, जब उससे टकराएंगे तो कुछ कम एनर्जी उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है भैया, द एनर्जी शेयर्ड बिटवीन देम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीज्ड। अब जिसके पास पहले एनर्जी नहीं थी या उसके पास एनर्जी कम थी, तो जब ये एनर्जी दे देगा टकरा करके, उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। वो भी क्या करेगा, वाइब्रेट करना चालू करेगा, और क्या करेगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल से टकराएगा। और जब टकराएगा तो क्या होगा, फिर एनर्जी उसके पास पहुंच गई, फिर वो वाइब्रेट करना चालू करेगा, फिर अगले मॉलिक्यूल पर पहुंच जाएगी। धीरे धीरे करके क्या होती है, पहुंच जाती है। ठीक है भैया, दिस एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। देखिए एक्चुअल में सॉलिड जो होता है लेयर वाइज होता है। सॉलिड जो, अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है ना, ये तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। क्या होती है, लेयर्स होती है। अलग मॉलिक्यूल की लेयर है, अलग मॉलिक्यूल की लेयर है, अलग मॉलिक्यूल की लेयर है। तो जैसी इस लेयर के पास एनर्जी आई तो यहाँ का मॉलिक्यूल क्या हुआ, वाइब्रेट करने लगा। वो इससे टकराया तो यहाँ का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगा, तो यहाँ से टकरा, समझ गया, इस वाले एंड तक पहुंच जाती है एनर्जी। ठीक है, भी यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर टू नेक्स्ट विदाउट द मॉलिक्यूल लिविंग देयर एवरेज लोकेशन। जो इसकी लोकेशन ना वही रहेगी। एवरेज लोकेशन का मतलब है कि इसने एनर्जी ली, वाइब्रेट हुआ, बाकी है वो यहीं पर ही है। समझ गया, वाइब्रेट करके यहां गया फिर वापसी आ गया, यहां गया फिर वापसी आ गया, यहां गया। तो एवरेज लोकेशन क्या अभी भी वही है, एवरेज लोकेशन चेंज नहीं हो। एवरेज क्यों बोला है, क्योंकि वो आगे जाता है पीछे आता है। समझ गए, तो एवरेज लोकेशन अभी भी क्या है, उसकी वही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं फ्रॉम वन लेयर टू नेक्स्ट लेयर विदाउट द मॉलिक्यूल लिविंग देयर एवरेज लोकेशन। दिस वे द हीट इज पास्ड फ्रॉम कोल्डर टू होटर टू कोल्डर रीजन, पास टू द कोल्डर एंड। मतलब इसी तरीके से क्या होती है, आपकी हीट क्या होती है, कोल्डर एंड पर पास हो जाती है। कहां से, होटर एंड से कोल्डर एंड पे। समझ गए भैया, इसे कंडक्शन कहते हैं। ठीक है भैया, इसे ध्यान रखना। खैर इतना खास ये तो नहीं था, अब आगे जो आ रहा है वो बहुत खास है, ध्यान रखना। आगे जो आ रहा है वो बहुत खास है। क्या करेंगे, ये आ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत मेन है ये। ठीक है, मैं इसको बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको। ठीक है, ये थर्मल कंडक्टिविटी टॉपिक है, इससे एक न्यूमेरिकल आता है वो 100% आता है, मैं करा दूंगा, वही आएगा एग्जाम में, मेरी गारंटी है। दो न्यूमेरिकल कराऊंगा और दो न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है ये। ठीक है भैया, मैं यहाँ पर जो शेड किया ना, केवल इन्हीं दोनों फेस के बीच में हीट के ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, बाकी और पे भी होगा लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा, केवल इन्हीं दोनों फेस पे हीट के ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। समझ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब मैं इसको हीट करने लगा, इस वाले फेस को हीट करने लगा, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, T1।
इसका एरिया क्या था, फेस का एरिया ए, ठीक है। तो वो हीट जैसी इसका हीट करने लगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा। तो ये जो हीट कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हीट क्या होगी, आगे फ्लो करेगी, कहाँ जाएगी, लोअर टेम्परेचर की तरफ, कहाँ जाएगी, यानी T2 की तरफ हीट जाएगी आपकी Q। समझ गए भैया। इन दोनों फेस के बीच की दूरी क्या है, x है, क्या है। और जो हीट ट्रांसफर हो रही है कितनी है, Q, कितनी है। अब देखिए भैया, क्या रहा भैया, आपने ठंड में देखा होगा, ठंड में आग सेकते होगे, तो जब आग को पास में से सेकते हो, तो आग और आपके बीच में दूरी क्या होती है, कम होती है। तो आग से आपको क्या होती है, ज्यादा हीट मिलती है। अगर आप दूरी बढ़ा लो तो कम हीट मिलेगी। यानी जो हीट का ट्रांसफर है वो एक्स के क्या है, इनवर्सली है, क्या है, एक्स जितना ज्यादा रहेगा आपकी तरफ हीट क्या होगी उतनी, इन दोनों फेस के बीच में जितनी दूरी ज्यादा रहेगी, इस फेस से उस फेस की तरफ हीट क्या होगी उतनी कम जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, सेपरेशन इन बिटवीन फेस, क्या है, फ्लेम लिखा हुआ इसलिए गधा है, ये फेज है, ठीक है। मैं आपको दूसरे नोट भेजूंगा, ये वाले नोट्स नहीं भेजूंगा, ठीक है, फेज है, फेस है। अच्छा, अब देखो, जब आप आग सेकते हो तो हाथ हटा लेते हो, क्यों, जल जाता है। ज्यादा टाइम तक रखोगे तो आपकी तरफ ज्यादा हीट आएगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा आपकी तरफ क्या होगी, समझ गया, टाइम के, ठीक है। अबे यार क्या लिखा हुआ है, अच्छा हाँ ऊपर भी तो लिखा हुआ है। अब मान लीजिए, देखिए, ठंड में आपने चाय का कप लिया, और गर्मी में चाय का कप लिया, दोनों केस में इसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है। ये गर्मी का टाइम है, गर्मी ऐसे लिखते ना, सही लिखा है। और ये ठंड का टाइम है, ठंड का टाइम है। बताओ किस केस में चाय जल्दी ठंडी होगी, रीजन क्या है। अब टेम्परेचर दोनों का सेम ही है, फिर यहाँ पे ठंडी जल्दी क्यों होगी और यहाँ पे कम क्यों। देखिए, इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और ठंड के टाइम में बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तो हीट का फ्लो क्या होता है, बहुत तेज होता है। इसलिए ठंड में चाय जो होती है आपकी जल्दी ठंडी होती है। यानी दो फेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, हीट क्या होगी उतनी तेजी से फ्लो करेगी, समझ गए। हीट का फ्लो इस बात पर डिपेंड करता है कि दो चीजों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, कितना ज्यादा है। अगर T1 और T2 का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा आएगा, तो हीट बहुत तेजी से आएगी। और T1 और T2 के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे गर्मी के बाद टाइम देखो, तो गर्मी के टाइम में बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होता है, चाय का भी क्या है, सो ही है। तो डिफरेंस इस बार क्या आएगा, कम आएगा। तो हीट का फ्लो क्या होगा, कम रहेगा। समझ गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्या कह रहा है, एरिया, क्या हो रहा है। आप आग कैसे सेकते हो, एक उंगली से या पूरी हथेली से, हथेली से, क्यों, उंगली से सेकता है, क्यों, एरिया क्या होगा आपके हथेली का ज्यादा होगा, ज्यादा एरिया ज्यादा हीट को कैप्चर करता है, और आपकी बॉडी में ज्यादा हीट का ट्रांसफर करेगा। उंगली का एरिया क्या होता है, कम होता है। आपने कोई गर्म चीज उठाते हो तो आप चुटकी से उठाते हो ना कोई गर्म चीज, ठीक है, पूरी हथेली से उठा लो ना आराम से, क्या दिक्कत। रीजन क्या है, एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट कैप्चर करेगा, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट जाएगी और हमारे जलने की संभावना क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। समझ गया भैया। तो इसके कंबाइन करने के बाद ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन सबको कंबाइन कीजिए, और कंबाइन करने के बाद आपका एक रिलेशन आने वाला है, बहुत प्यारा सा। क्यू इज डायरेक्टली इक्वल टू, जो ऊपर था उसको ऊपर लिखिए, और जो नीचे था इनवर्सली था उसको नीचे लिखिए। समझ गया भैया। एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया, इसे कहते हैं भैया कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अलग अलग मटेरियल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जिसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट को कंडक्ट करेगा, जिसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी उसको कम हीट को कंडक्ट करेगा। यहाँ पर क्या ज्यादा, तो हीट क्या करेगा, कंडक्शन ऑफ हीट क्या होगा, ज्यादा होगा। और के कम रहेगा तो कंडक्शन ऑफ हीट क्या रहेगा, समझ गया। फिर आते हैं, ठीक है, हमने देखा ये इस टाइम को इसके नीचे लाकर दिया, ये क्या बन गया, क्यू अपॉन में टी। इसे कहते हैं भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्यू अपॉन में टी जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है। अच्छा माइनस भी लगा दी क्यों, बताओ क्यों माइनस लगा दी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर रेट गेट स्लो, रीजन क्या है, जब देखिए सुन लीजिए,
अब रेट स्लो क्यों हो जाता है? ये धीरे धीरे रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। कैसे? देखिए, जब एक फेज एक एक बॉडी दूसरी बॉडी को टेम्परेचर देगी, तो धीरे धीरे जो बॉडी हीट देगी, तो जिस बॉडी को हीट दिया जा रहा है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। जब बढ़ेगा टेम्परेचर, जिस बॉडी को हीट दी जा रही है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो दोनों बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, तो हीट का जो रेट है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए यहां पर माइनस लगा रखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट गेट्स स्लोअर बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस गेट डिक्रीज विद टाइम के साथ। अब देखिए टेम्परेचर, अब मान लीजिए मैंने बोल दिया कि भैया दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो वहां पर एक बॉडी दूसरी बॉडी में हीट नहीं देगी, किसी भी बॉडी से किसी बॉडी में भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। वही लिखा हुआ है, इफ T1 इक्वल्स टू में, तो T1 T2 का अगर सेम वैल्यू है तो डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। और जब डिफरेंस की वैल्यू क्या जीरो आएगी तो रेट क्या होगा, जीरो होगा। समझ गया भैया? तो रेट धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, और ये रेट जीरो जब हो जाता है जब दोनों फेस का टेम्परेचर क्या होता है, सेम हो जाता है। समझ गई? कुछ सब्सटेंस है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में मैंने लिखवाया। जैसे मेटल में देखे तो एयू क्या, एजी क्या होता है, सिल्वर होता है। 406 जूल पर सेकंड पर केल्विन पर मीटर भी है, लेकिन इसने कभी नहीं लिखा। ठीक है, अभी दूसरा नोट्स भेजू, वो पर मीटर भी होती है। साई यूनिट तो निकाल लोगे ना, साई यूनिट निकलवाने की आवश्यकता तो नहीं, फॉर्मूले पे ही होता है सब कुछ। तो ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्या किया, 385, मतलब किसकी ज्यादा है, एजी की सिल्वर की ज्यादा है, क्योंकि सिल्वर ज्यादा हीट को कंडक्ट करेगा एज कम्पेयर टू ये इसके एजी, एच जी। एच जी क्या होता है, मरकरी होता है, मरकरी होता है, क्या होता है, मरकरी होता है। मरकरी का लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, और लिक्विड है तो ये क्या होगा, मेटल होने के बावजूद इसके थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। गर्माओगे तो अगर नीचे उसे उबाल रहे हो, नहीं ला रही बेटा दिव्यांशु, हाँ? बेटा सो लो, आलू कोई बात नहीं, साले का चप्पल मारो खींच के, सुअर जाहिल कहेगा। बड़े स्टाइल में बोलते हैं कि नहीं पढ़ रहा हूँ मैं तो, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक की बात करूं, किसकी बात करूं, एक कहती है इंसुलेटिंग ब्रिक। आपने ब्लैक कलर की हीट देखी है, ब्लैक कलर वाली हीट, उसे इंसुलेटिंग ब्रिक कहते हैं। और वो इतनी हीट का ट्रांसफर करती है, बहुत कम, बहुत कम। लैंड तो देखा, लैंटर आपके घर में जो लैंटर होता है, वो इतनी हीट का ट्रांसफर करता है, ठीक है, बहुत कम होता है। और अगर मैं बात करूँ ये आपके जी, बात करूँ गैसेस में, तो आर्गन ना के बराबर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और हाइड्रोजन में ना के बराबर हीट का ट्रांसफर हो रहा है। समझ गए भैया? सोचो, आगे बढ़ते एग्जाम्पल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। पहला क्या है भैया, कह रहे भैया जो
यार हट, छोड़ो, अब नहीं बता रहा। ठीक है भैया। हाँ आ तो रही है आवाज। अबे आ रही है आवाज भाई सबको बराबर। सुअर है क्या तू? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? अच्छा देखिए, कह रहे भैया कुकिंग यूटेंसिल को क्या कहा जाता है भैया? वुडन हैंडल प्रोवाइड किया था। वुड क्या होती है? इंसुलेटर वुड। जिस बर्तन को गर्माते हो उसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, और बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर आप डायरेक्ट उस बर्तन को छुओगे तो क्या होगा? बर्तन कंडक्टर होती है, आपकी बॉडी को बेतहाशा हीट दे देगी और आपका हाथ क्या होगा? जल जाएगा। बीच में वुडन हैंडल लगा देते हैं जिसकी वजह से आप उस बोर्ड वहां से हैंडल से आपकी तरफ हीट का फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि हैंडल इज अ वुड और वुड इज अ मेटल इंसुलेटर। ठीक है। देखिए कह रहे हैं न्यू क्विल्ट्स इज वार्मर देन ओल्ड क्विल्ट्स। आप इसे क्विल्ट मतलब होता है ऊनी कपड़े, रजाई भी कह सकते हो, ऊनी कपड़े भी कह सकते हो, क्या दिक्कत? रीजन क्या होता है कि जो नई रजाई होती है ना उसके अंदर रुई जो होती है मोटी सी होती है, उसके अंदर एयर क्या होती है? ज्यादा फिलअप हो जाती है। और एयर क्या होती है? इंसुलेटर। क्या होती है? तो जब आप ओढ़ते हो तो आपकी बॉडी की हीट बाहर फ्लो नहीं कर पाती और आपको गर्म ज्यादा लगता है। बर्ड्स स्वेल देयर फेदर, बर्ड्स स्वेल देयर फेदर इन अ विंटर। बर्ड्स अपने पंखों को क्या करते हैं? ऐसे फैला लेते हैं। क्या होता है उससे? जब पंखों को फैला लेंगे तो क्या होगा? पंखों के बीच में क्या भर जाएगी? एयर। और एयर इज अ इंसुलेटर, तो वो बर्ड्स की हीट को बाहर फ्लो होने नहीं देगी। और रेफ्रिजरेटर इज प्रोवाइडेड विद अ इंसुलेटर वॉल। रेफ्रिजरेटर की दो वॉल होती है, एक इनर वॉल होती है जो कि प्लास्टिक की बनी होती है, और ये मेटल की बनी होती है। बीच में क्या भरा पड़ा होता है? कचरा। और ये कचरा क्या होता है? परफेक्टली इंसुलेटर होता है, तो बाहर से अंदर की तरफ हीट नहीं आ पाती और अंदर का माहौल क्या होता है? ठंडा बना रहता है। समझ गए? आपने, मुझे पता है आप लोग गधे हो तो आप लोग यही सोचते होंगे कि बर्मा ठंड के टाइम में गर्म पानी देता है और गर्मी के टाइम में ठंडा पानी देता है। यही सोचा है ना आपका? कुछ यही सोचते होगे। नलका नलका नलके का पानी चलाया कभी? तो यही कहते हैं ना गर्म पानी दे रहा है ठंडा पानी। भाई एक्चुअल में वो पानी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता उस पानी का टेम्परेचर। ठंड के टाइम में आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, और आपके रिस्पेक्ट में उस पानी का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। और जब आप उसको छूते हो तो गर्म पानी क्या होती है? आपकी बॉडी को हीट देती है, आपको गर्मी लगती है। लेकिन गर्मी के टाइम में क्या होता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, और उस पानी का टेम्परेचर क्या होता है? आपके रिस्पेक्ट में कम हो जाता है। तो आपकी बॉडी क्या करती है? उस पानी को हीट देती है, और आपको क्या लगता है? ठंडा। समझ गए? तो ये बात अपनी मम्मी पापा को बता देना, क्योंकि वो बोलते हैं ऐसा। ठीक है, उनको नहीं पता होगा। तो भैया इतना ही पढ़ा था। अगली क्लास में दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, दो में से एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इतने तबीयत खराब है मेरी।